खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। ये 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। राज्य के 23वें मुख्यमंत्री थे। जीतन राम मांझी चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं। सन 1944 में बिहार के गया में जन्मे जीतन राम मांझी विभिन्न दलों जैसे जनता दल, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस में रह चुके हैं और बाद में इन्होंने खुद अपनी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा नाम से पार्टी बनाई। मांझी का बचपन बेहद गरीबी में बीता और इनके माता पिता मजदूर थे। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने करीब 13 वर्षों तक गया टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी भी की। बाद में ये राजनीति में आए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मांझी बिहार के प्रमुख दलित नेता हैं। पिछले चुनाव में इसी को लेकर महागठबंधन ने इनको 3 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए दी। हालांकि मोदी लहर के कारण महागठबंधन में की बुरी हार हुई और केवल किशनगंज में ही वो जीत पाई। संघर्ष में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। जीतन राम मांझी हमारे साथ पहले भी खास मुलाकात में आ चुके हैं और तब भी इन्होंने सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए, चाहे वो कठिन हो, इनके खिलाफ हो। अब जब महागठबंधन की हार हुई है तो आमतौर पर नेता बात करने से बचते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी थोड़े अलग हैं। मांझी जी, सहारा समय बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये हार क्या कहती है? देखिए, ये हार हम समझते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के जो हेड हम कह सकते हैं कि रहे, वो कुछ संवैधानिक मामला को उठाने में कामयाबी हासिल किया और दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग जिनको शुरू से ही प्रयास करना चाहिए था उनके हर भ्रामक प्रचारों को कंट्राडिक्ट करने का, वो सच समय नहीं किया गया। जनता को हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए उनके कुप्रचारों को, चाहे राष्ट्रीयता का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे पुलवामा घटना का मामला हो, या फिर महंगाई का मामला हो, या फिर महमूद अजहर का मामला हो। सारे मामला संवैधानिक उठा करके और सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर के जनमानस में यही उन्होंने साबित किया कि हम ही हिंदुस्तान के हितैषी हैं, पाकिस्तान को हम ही जवाब दे सकते हैं, हम ही राष्ट्रवादी हैं। इन सब बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ हिंदुत्व और हिंदुस्तान का मामला भी उन्होंने उठाया और ऐसा लोगों के सामने परोसा कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार नहीं बनेगी तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व की रक्षा नहीं हो सकती है। इस भावना को प्रचार करने में वो सफल रहे और इस भावना को हम लोग जनमानस में स्पष्टीकरण नहीं करवा पाए कि भाई हिंदुस्तान विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न वेशभूषाओं का, हर तरह से विविधता में एकता है। यहाँ इस बात को हम लोग परोसने में कहीं न कहीं असफल रहे, जिसके कारण उन लोगों को आशातीत सफलता मिली है। लेकिन मांझी जी, बड़ा सवाल तो ये है कि आप लोग भी चुनाव मैदान में आए थे, बीजेपी और एनडीए भी चुनाव मैदान में ही आई थी और दोनों राजनीति करते हुए अपने मंच से तमाम मुद्दों को एड्रेस भी करते रहे। क्या आपको लगता नहीं कि महागठबंधन की एकजुटता जो थी वो सिर्फ अंकगणित के आधार पर थी और कहीं न कहीं केमिस्ट्री मेल खाने में आप लोग असफल रहे? नहीं, इसमें बात यह है कि महागठबंधन का शेप लेने में कहीं न कहीं विलंब हुआ और एनडीए ने बहुत पहले से 6 महीना साल भर पहले से चुनाव की तैयारी कर ली थी। उनका बूथ मैनेजमेंट हो रहा था, पेड वर्कर उनके काम कर रहे थे और हमारा लोग कभी अमुक आदमी आए, कभी अमुक आदमी गए, ऐसा करके महागठबंधन का शेप लेते लेते विलंब हो गया। तब तक चुनाव डिक्लेयर हो गया और वैसे समय में हम लोगों को काम करने का समय कम मिला, जिसके चलते
हम लोग सारी बातों को जनता के सामने परोस नहीं सके और इसके चलते हम लोगों को थोड़ी क्षति हुई है। और ये नहीं है कि महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई विभेद रहा है, सो बात नहीं है। सब कोई आपस में तारतम्य मिला करके लड़े हैं। कहीं कहीं कुछ बातें हो सकती है, लेकिन बाई एंड लार्ज महागठबंधन आपस में मिलकर के काम किया है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनको समय कम मिला। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तब सारा कवायद इधर हुआ और एनडीए के लोग 4 महीना पहले से अपना काम कर चुके थे। तो फिर सवाल ये है साहब ना कि आप अपनी कमी को का ठीकरा आप बीजेपी पर तो नहीं फोड़ सकते हैं, पहला। दूसरा कि एनडीए के सामने एक वो चेहरा था जो भरोसेमंद चेहरा था। दूसरा, आपके गठबंधन के हिस्से में कोई चेहरा नहीं था जिस पर लोग भरोसा कर सकें। तो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ दल एकजुट यदि होता भी है तो उससे जनता उस पर शायद भरोसा नहीं जता सकी और इसीलिए नतीजा आपके सामने है। देखिए स्पष्ट नहीं, स्पष्ट बात यह है कि हम किसी पर ठिकरा फोड़ नहीं रहे हैं। हमने तो ये तो कोई भी लड़ाई करता है तो उसकी अपना प्री प्लानिंग होती है। ये एनडीए के लोग बहुत पहले से प्री प्लान होकर के चुनाव लड़ने लगे। हम लोगों में हम तो अपनी कमी बतला रहे हैं कि हमको भी 6 महीना पहले महागठबंधन का सेट धारण कर लेना चाहिए था और अकॉर्डिंगली हमको लड़ना चाहिए था। लेकिन हम लोग जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तब कवायद किया और करते करते विलंब हो गया। वैसी परिस्थिति में जिन भ्रामक बातों को और हम कह सकते हैं कि एंटी नेशनल कार्य को उन लोगों ने अपने पक्ष में कर लिया और कहा कि हम ही यहाँ का राष्ट्रवादी हैं, उस बात को हम लोग जनता के सामने नहीं समझा पाए। जैसे मसूद अजहर का मामला है, मसूद अजहर के बारे में काफी चिल्ला चिल्ला करके उन्होंने कहा कि हम इनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में कामयाबी लिए हैं, यानी कि चीन ने अपना वीटो का प्रयोग नहीं किया। लेकिन कैसे नहीं किया? इंडियन एक्सप्रेस में हम लोग पढ़े हैं कि 5 शर्त को मनवाया गया, जिसमें था कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन से पाकिस्तान तक रोड बनना है, उसमें हिंदुस्तान विरोध नहीं करेगा, जिसका विरोध 2017 में नरेंद्र मोदी जी किए थे। आज क्या कारण है कि उसका विरोध उन्होंने नहीं किया और उसी शर्त पर वीटो का प्रयोग उसने नहीं किया? ये सब चीज जनता के सामने हम लोग नहीं किया। आज ईरान का मामला है, ईरान का तेल अबाध गति से इंडियन करेंसी में हमारे के यहाँ आता था। आज अमेरिका के विदर्भ हवकी के साथ उस करार को तोड़ दिया गया, जिसके चलते आज नहीं तो इस 1 महीना के बाद देखिएगा कितना घाटा और कितना पेट्रोल का दाम आगे बढ़ने वाला है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। फिर अजहर महमूद ने खुद कहा था कि हमने पुलवामा में घटना घटाया है, उसका जो संगठन है किया है। हम उसमें भी भारत को कहा गया कि आप पुलवामा घटना से बाजी जी नहीं जोड़िए। हम लोग ये सब मान लिया, ये एंटी नेशनल बातें थी। नहीं बाजी जी, क्या है ना कि नतीजे तो अब आ चुके हैं। आपको लगभग 1,52,000 वोट से आप हारे। आप गया के रहने वाले हैं और आपके अपने ही शहर में, अपने ही क्षेत्र में लोगों ने आपकी बातों पर यकीन उतना नहीं किया, न जताया। महागठबंधन में सिर्फ 1 सीट महागठबंधन के खाते में गई है, वो भी किशनगंज। बाकी सब शून्य पर खड़े हैं। शून्य पर खड़े होने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है चर्चा में कि तेजस्वी यादव आप तमाम गठबंधन को बिहार में लीड कर रहे थे। लालू यादव लीड कर रहे होते तो एक दूसरी स्थिति होती। तेजस्वी के चेहरे पर लोगों ने देश के चुनाव पर भरोसा नहीं जताया, इसीलिए आप लोगों पर भी शायद भरोसा कमजोर होता चला गया होगा। नहीं, ये बातें कुछ हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अगर लालू प्रसाद जी बाहर रहते तो स्थितियां कुछ दूसरी रहती। तेजस्वी प्रसाद नया चेहरा आए और लेकिन अपना भरसक प्रयास उन्होंने किया, काफी सभाएं की उन्होंने, और ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी भी प्रकार से हम लोग कमजोर हैं। लेकिन वही जो कहा कि हिंदू और हिंदुत्व की भावना को ये शिव चर्चा करवा करके, अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करवा करके आम जन में जो गरीब तबके के लोग हैं, आज धर्म भीरू होते हैं, उनमें एक धार्मिक भावना फैला दी गई कि साहब अच्छा ये बताइए माजी जी, आप लोग बार बार हिंदुत्व बोलते हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए तो सर, एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे, क्योंकि आप बड़े अनुभवी नेता हैं।
हिंदुत्व और सेकुलर और कम्युनल पॉलिटिक्स से लोग अब थक गए हैं। सवाल यह है कि 5 साल की मोदी जी की सरकार में ऐसे हाल के वर्षों में कुछ ऐसे काम हुए। डे 1 से एक तो शौचालय का मामला, दूसरा किसान को एक निश्चित आय साल में देने की बात हुई 6,000 रुपए, तीसरा आयुष्मान भारत योजना, बालाकोट एयर स्ट्राइक, और हम समझ गए इतने सारे काम संभव है, ग्राउंड पर दिखा होगा तभी तो उनके समर्थन में आया होगा। ले रहे हैं वो ये तो सत्ता पक्ष के लोग बोलते ही हैं। अगर आप में थोड़ी से समय की बात हो तो आप चलिए जरा, हमको जरा उज्ज्वला योजना के बारे में चल के जरा बताइए तो कहाँ उज्ज्वला योजना काम कर रही है, कहाँ शौचालय निर्माण हुआ है। हाँ, अपवाद कुछ हो सकते हैं, बात वो नहीं है। बात है कि अगर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात थी, कितने लोगों को नौकरी उन्होंने दिया? हर अकाउंट में 15 लाख रुपया देने की बात थी, कितने अकाउंट में 15 आए? महंगाई की बात तो यही हुई कि जो गैस 500 रुपया में मिलता था आज 900 रुपया मिल रहा है। और जब इंडियन करेंसी के आधार पर जब डॉलर पहले 64 रुपया में मिलता था आज 72 रुपया में मिल रहा है। ये महंगाई नहीं है क्या? इस महंगाई पर कभी चर्चा उन्होंने नहीं किया। भ्रष्टाचार के बारे में कभी चर्चा नहीं किया। आए दिन जो कानून व्यवस्था में गिरावट आई उसकी चर्चा नहीं, ये वो चर्चा क्यों करते हैं? ये विपक्ष ने कितनी चर्चा की? सवाल ये है, आत्महत्या कर रहे हैं इसकी चर्चा कभी नहीं की। नहीं, सरकार थोड़ी चर्चा करती, विपक्ष कमजोर था, इन मुद्दों को आप उछाल नहीं सकते। तो करते हैं, लेकिन समय हमको नहीं मिला। हम बार बार समय क्या, समय कौन देता आपको? समय तो आपको बार बार कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला। हम अपनी कमजोरी को बतला रहे हैं, हम अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हमको 2 महीना पहले समय और मिला होता तो शायद ऐसा करते। अब दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री गांव-गांव तक प्रचार किया। आज 7 अप्रैल में चुनाव कराने का क्या उचित था? जो पैसा वाला है, साधन वाला है, वो तो काम किया, और जिसके पास कम पैसा है वो बेचारा पिछड़ गया। मेरा कहने का मतलब है कि हर 3 फेज या 4 फेज में चुनाव होता तो हम समझते थे कि उनको भी कम समय मिलता, हमको भी कम समय मिलता। तो वो ज्यादा समय लिए, हमको समय अभाव में नहीं मिला। हम जनता के पास उतना अपनी बात को नहीं कर सके, जिसका नतीजा हुआ कि वो भ्रामक बातों को, चूंकि दुर्गंध ज्यादा फैलती है, सुगंध कम फैलने का काम करती है, इसीलिए दुर्गंध फैला करके समाज को आज एक तरह से भ्रम में डाल करके अपने पक्ष में उन्होंने वोट करवा लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि तकनीकी आधार पर वैसे चर्चाएं हैं कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए 21 पार्टी विरोधी लोग इलेक्शन कमीशन से हाई कोर्ट में करते रहे। मांझी जी, आपको लगता नहीं है कि इस प्रचंड बहुमत के बाद विपक्ष को सोचना चाहिए कि कमजोरी कहां है, बजाय इसके कि ठीकरा फोड़े आप बीजेपी पर और सरकार पर? सवाल ये है कि मोदी जी के सामने कौन सा ऐसा भरोसेमंद चेहरा खड़ा था? एकदम ठीकरा हम लोग नहीं फोड़ रहे हैं जी। आप देखिए, ऐसा चेहरा की बात आप कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पोस्ट पोल अलायंस हुआ करता है, बहुत लोग इलेक्शन के बाद नेता चुने गए थे। इसका यह मतलब नहीं कि उधर से नरेंद्र मोदी थे तो इधर से कोई नहीं थे, वो कोई समस्या नहीं थी। समस्या यहाँ पर आ गई कि चाहे तकनीकी आधार पर या भ्रामक प्रचार करके, गलत प्रचार करके, और ज्यादा समय उन्होंने लिया, ज्यादा प्रचार किया, लोगों को कम समय मिला, साधन का अभाव रहा, जिसके चलते वो समाज भोला भाला क्यों समझते हैं? करने में सफल हो गए। आप मतदाता को इतना भोला भाला क्यों समझते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि सब बालिग होते हैं। मतदाता को भोला भाला हम लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आज भी नाम आप भले कह देते हैं कि हम 75% साक्षर हैं, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, हमारे मतदाता की क्या हालत है और कैसे वो भ्रम में पड़ते हैं, और खास करके धार्मिक बातों में बहुत ज्यादा वो आज भी इधर उधर हो जाते हैं। और उस चीज को इन्होंने जाना, और जिसके चलते अपना अच्छा तकनीक अपना करके हमारे मतदाताओं में धार्मिक भावना को फैला करके, हिंदुत्व की बात को कर करके उनको भ्रम में डाल करके आज उन्होंने वोट ले लिया। इसका मतलब हमारे जनता कोई कमजोर नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी हैं जिनको की बहुत बात अभी समझना बाकी है, और जो बातें कुप्रचारित होती है उसके प्रभाव में वो आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके गठबंधन में आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा, आप स्वयं, आरजेडी, कांग्रेस, ये तमाम दल और तमाम दलों के नेता, बड़े प्रबुद्ध, वीआईपी जो पहली बार उनको वीआईपी आप लोगों ने बनाया,
इतने सारे दल होने के बावजूद आप लोग कहीं भी कन्विंस करने में सफल नहीं हो पाए, तो आपकी अपनी कमी थी ना साहब। हम तो अपनी कमी बता ही रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि हम डिले केवल हुए इसलिए हार रहे हैं। हमको प्री प्लानिंग करना चाहिए। हाँ। नहीं, प्री प्लानिंग हम तो पहले कह रहे हैं कि प्री प्लानिंग में हम लोग कहीं पर चुके हैं। वो 6 महीना पहले से तैयारी कर रहे थे। हाँ, हम जब चुनाव घोषित हुआ तब हम तैयारी करने लगे। एकजुटना महागठबंधन बनाने में भी हम लोग थोड़ा विलंब कर दिए, जिसके चलते समाज के नजदीक हम जितना समय देना चाहिए था उतना समय न दे सके। ये हमारी कमजोरी है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। मांझी जी, हमारे नेता, हमारे गठबंधन सब ठीक रहे, सब ढंग से काम किए, लेकिन समय मिलता तब तो। मांझी जी, 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक और ये 2019 21वीं सदी का दशक चल रहा है। आपको लगता नहीं है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का अब जमाना नहीं रहा? आपको यदि पॉलिटिक्स करनी है तो आपको डे 1 से आपको रणनीति के साथ पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ताकि विश्वसनीय आपको लोग माने अपने क्षेत्र में। आप अचानक चुनाव के मौके पर यदि किसी को नेता बनाकर उम्मीदवार बनाते हैं तो संभव है इन कारणों से भी लोग उसको इनकार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी के हेल्थ के लिए आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हमारा कहना है कि डे 1 से ही लोग काम करता है कि हम काम करके नीतिगत निर्णय लेकर के हम जनता में जाएं। लेकिन सवाल है कि एक पक्ष अगर दूसरे रास्ता पर जा रहा है तो जवाब देने के लिए उस ओर भटक करके ही सही का जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ईमानदारी, डिलीजेंसी और विजन, ये सब को अगर आधार रखा जाए तब तो फिर इंडियन डेमोक्रेसी में फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहे। आज यही डेमोक्रेसी का एक तरह से थोड़ा सा साइड इफेक्ट है कि हम लोग एक भावना में भी फैल करके, चाहे जैसी भावना हो, धार्मिक भावना सर, भावना हो, रिलीजियस भावना हो, सर एक बताइए, हम थोड़ा मुड़ जाते हैं। हाँ। सर एक बताइए कि चुनाव चल रहा हो और महागठबंधन को लीड करने वाले आरजेडी के नेता वोट तक नहीं डालते हो, मतदाता और जनता क्या समझे? अब वो तो उन पर कह दिए, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को इसलिए चार्ज किया जाए कि साहब उनके नाम पर किसी औरत का नाम, उनके फादर का, चाहे उनके फोटो दे दिया दूसरे का, ये उसका काम नहीं है का इलेक्शन कमीशन का? इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन, ये तो एक हमारे नेता के साथ हुआ। आम में हम समझते हैं सैकड़ों ऐसा उदाहरण है कि नाम है तो उसके पति का नाम दूसरा हो गया, पिता का नाम दूसरा हो गया, फोटो तीसरा हो गया। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं कि उसकी गलती के चलते सब सारी बात हो रही है? और फिर बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम छूटा हुआ हो, जोड़ नहीं पाते हैं, और कोशिश किया जाता है लेकिन होता है कि इतना समय खत्म हो गया। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम था। पर्ची वो बांटते हैं, पर्ची सब घर नहीं जा पाती है, और पर्ची जाती भी है तो किसी हैब्स के पास दे जाते हैं, वो दूसरे को पर्ची नहीं दे पाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है। इस इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी में कंसिडरेबली फेल रहती है। उनके बारे में आप क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आप कर रहे हैं ना सर, तो जाइए ना, चुनाव आयोग का दरवाजा क्यों नहीं आप लोग खटखटाते हैं? क्या चुनाव आयोग का दरवाजा तो आप ही लोगों को खटखटाना चाहिए ना, यदि कहीं कुछ अनियमितताएं दिखती हैं तो। देखिए, चुनाव आयोग के बारे में तो आपको हम बता दिया कि आज से 6 महीना पहले 21 पार्टियां जो विरोधी दल है, चंद्रबाबू नायडू सहित जितने भी लोग थे, सभी इलेक्शन कमीशन में जा करके सारी बातों की चर्चा की कि ईवीएम पर हमको विश्वास नहीं है। उन लोगों ने ये जो वीवीपैट है, वीवीपैट की सारी पर्चियां को गिनने की बात कही। कहाँ इलेक्शन कमीशन माना? दरवाजा तो हम लोग खटखटाते ही रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि बिहार में एनडीए को कुल लगभग 54% मत मिला है। अब 54% मत मिलना तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना साहब। इसका मतलब है कि आप लोगों की किन्हीं भी बातों पर ज्यादातर मतदाताओं ने ध्यान ही नहीं दिया और उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये चीज आगे विधानसभा में आप देख लीजिएगा, क्योंकि विधानसभा में मैं मानता हूं
कि राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुद्दा को उन्होंने उठाया, चाहे राफेल का मामला हो, पुलवामा का मामला हो, राष्ट्रीयता का मामला हो, यही राष्ट्रीयता की बात न उठा रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि महात्मा गांधी का जो मारने वाला था गोडसे, वो स्वतंत्रता सेनानी है, उसकी पूजा होनी चाहिए। यही न वो है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता, यही न राष्ट्रवादी हैं वो। लेकिन इस बात को कहने में बहुत चतुराई से वो सफल हो गए। विधानसभा में आप देखिएगा परिस्थितियां दूसरी रहेगी, हम लोगों को 60% वोट आएगा, उन लोगों को 40% वोट पर सिमट जाना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि चुनाव में जाने से पहले आपको अपने गठबंधन के लिए या तमाम जो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने आप लोगों का, उसमें एक ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार होना चाहिए कि आप यदि आपको जनता चुनती है तो आप जनता के लिए क्या क्या खास करने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें यूं ही बिखर जाती हैं, लगता है कि आप सिर्फ मुझे सेलेक्ट करो। हमको हंसी आती है कि आज एनडीए के घटक दल आज तक अपनी चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने तैयार के नहीं दिया। हम लोग तो अपना घोषणा पत्र बनाया, दिया, हम लोग सब कुछ कहा कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज एनडीए के बिहार के एक पार्टनर जिनको 16 सीटें आई है, उन्होंने घोषणा पत्र तक के नहीं जारी किया। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? और हम लोग बिना दिशा विहीन राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग गरीबों की बात करते हैं। हम जैसे अपने घोषणा पत्र में कहा है कि भाई डबल मतदाता सूची होनी चाहिए, बननी चाहिए शेड्यूल कास्ट का, जैसे अम्बेडकर साहब ने कहा था। और जब वोटर लिस्ट है उसको आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए। हम लोग विजन किए हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। हम लोगों ने कहा है कि न्यायपालिका में आरक्षण होनी चाहिए। हम लोगों ने कहा है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण होनी चाहिए। इस सब बात की चर्चा अभी जो चुनाव जीत के गए कोई किया? और ये सारी बातें हैं जिसके बिना गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, इसको और आगे तक फैलाएंगे, और जब जनता में बात फैल जाएगी तो वो लोग कहीं नहीं ठहरेंगे, आप देख लीजिएगा। क्यों आपको लगता नहीं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है अब कि ये नतीजे जो है बहुत कुछ सबक दे रहा है, और उस पर आपसी मनमुटाव और आपसी स्वार्थ को त्याग कर दरअसल जहां जो व्यक्ति उचित लगे, योग्य हो, उन्हीं पर ध्यान दिया जाए। इन चुनाव के मौके पर अचानक नेता क्रिएट करके उम्मीदवार बनाने की परिपाटी आप लोगों को त्यागनी भी चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर जो भी हम लोगों की कमी रही है, कमी पर अभी हम लोग पार्टी वाइज समीक्षा कर रहे हैं। अंदाज है कि फर्स्ट वीक में हम लोग महागठबंधन की एक बैठक करेंगे, जिसमें समीक्षा उपरांत सारी बातों को, अपनी कमी को दर्शाते हुए, दूसरों ने क्या किया उसको देखते हुए आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। और सशक्त रूप में आगे के चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें हम लोग जनता के बीच में बहुत प्लानिंग के रूप में बहुत पहले से जाने का प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। इन चुनाव के मौके पर आपकी पार्टी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसमें इतने बिखराव दिखे, तमाम बड़े बड़े पुराने चेहरे जो भी आपके साथ मतलब जब से इसकी स्थापना हुई तब से जुड़े हुए थे, वो तमाम दिग्गज आपको छोड़कर आगे निकलते चले गए। क्या आपको लगता नहीं कि आपने उन लोगों को तरजीह नहीं दी और नए चेहरों को आपने अपनी प्राथमिकता के हिसाब से उम्मीदवार बनाया? ये एक भूल थी। नहीं, देखिए, इसमें है कि हम सभी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। हम महागठबंधन में हैं तो हमको कहीं न कहीं जो अलायंस के द्वारा अलाउड सीटें होंगी वहीं पर हम लड़ेंगे। हमारे पास कुछ लोग जो थे वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उन लोगों के समझ में आया कि लगता है कि अब हमको पार्टी सीट नहीं देगी, तो वो अपना अलग रास्ता लिया और आप 3 जगह सीट हमको मिली। हमने जो पिछड़ा वर्ग का, शेड्यूल कास्ट का एक कॉम्बिनेशन हम लोग ने दिया, अति पिछड़ा का कॉम्बिनेशन दिया। अगर एक सीट विधानसभा में मिली तो हम लोग सवर्ण को भी मौका दिया, तो हम सभी को देना चाहते हैं। लेकिन जब सीट लिमिट हो वहां पर फिर हम कर क्या सकते थे? कोई पार्टी निर्माण के लिए, राज्य हित के लिए, समाज के हित लिए अगर आते, काम करते,
तो शायद वो हमसे छोड़ के नहीं जाते, लेकिन उनको ऐसा लगा कि हमको टिकट नहीं मिला, नहीं मिलेगा, तो छोड़ के चले गए। लेकिन सर ये बताइए, आप कहीं भी जाइए, अच्छा रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो। सर ये बताइए कि ये बात तो आपकी बात थोड़ी देर के लिए यदि मैं मान भी लूं तो ये इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि अचानक एक व्यक्ति जेडीयू छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल होता है और उसको आप टिकट देते हैं, तो फिर बुरा क्यों ना माने जो पुराने लोग आपके साथ खड़े थे? देखिए, आप सिर्फ मेरी पार्टी की बात क्यों करते हैं? आप अन्य पार्टियों की भी बात करें, क्योंकि आपका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता ना, आप समेत। जिनके बारे में आपका इशारा है उनसे नहीं, आप जिसके बारे में कर रहे हैं उनसे बहुत पहले से मेरा संपर्क रहा, हमारे क्षेत्र के रहे हैं और हम जानते थे कि जो पिछड़ा वर्ग है, एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत मिलिटेंट साथी हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम आपके साथ रहेंगे। तो चूंकि समीकरण साथ था, वैसी परिस्थिति में हमने उनको टिकट दे दिया। अब सर मीठा मीठा खा कड़वा कड़वा थू राजनीति में अब लगता है थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। अब ये सब बातें कहने की है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सब कोई वैसा करता है। और ये बात जरूरी है कि हम लोग ऐसे जो छोटी पार्टी हैं उस ओर नजर आप लोगों की ज्यादा रहती है, और बड़े बड़े लोग जो गलती करते हैं, जहां बड़ी बड़ी जी हम सबसे सवाल करते हैं, आज आपसे मुलाकात हो रही है तो आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन जब दूसरे मेहमान आते हैं तो उनसे भी सवाल करते हैं, चाहे बड़ी बड़ी पार्टी के वो दिग्गज ही क्यों ना हो, क्योंकि हम पत्रकारिता करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके खिलाफ सवाल कर रहे हैं, हम आपसे आपका जवाब जानना चाहते हैं। अच्छी बात है, अगर ऐसा अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसलिए हम कहा कि दूसरे पार्टियों में हमसे ज्यादा वैसी घटनाएं हुई कि तुरंत आया उन्होंने टिकट दिया, और वैसे लोग जो पहले से पार्टी में थे नहीं टिकट दिया तो उन्होंने झंडा जलाया, पार्टी दफ्तर में तोड़फाड़ किया और क्या क्या नहीं किया। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे के बारे में चर्चा शायद हम कम सुना। यहाँ तो यहाँ तक हो गया है कि गबन का भी आरोप लगाते चले गए एक दूसरे पर। जो देखिए, गबन का कहाँ नहीं आरोप लगता है, लेकिन आरोप लगाना ही एक बड़ी बात नहीं है। आप ही क्या लगाए लोगों के भाई, नाम नहीं लेना चाहते। जहाँ एक दो अब आप नाम भी ले सकते हैं, आप नाम भी ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई न, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, सांच को आंच नहीं है। अगर कोई वैसा कहता है करता है तो अंगूर खट्टे होते हैं के आधार पर वैसा कह कर गया, जो डिस्परेट हुआ वो कुछ भी कह सकता है। अच्छा सर ये बताइए, आप बड़े अनुभवी नेता हैं, आपने कई दशकों की राजनीति की है और देखी भी है, आपको लगता नहीं कि शायद अब जनता इस बात की ओर ज्यादा इशारा कर रही है कि अब कास्ट पॉलिटिक्स को थोड़ा किनारे कीजिए और तमाम वर्ग को समावेश करके राजनीति को आगे बढ़ाइए, जिससे कि राज्य आगे बढ़े? ये एक इशारा है कि नहीं है? हम एक प्रश्न आपसे कहते हैं जी कि जब मुख्यमंत्री होने का मुझे मौका मिला, जी कुछ दिन तक रहे, तो इस बात के लिए जरूर हम बदनाम हुए कि मगध और गया, जिस गया से हम आज लड़े हैं, उसमें करोड़ों करोड़ रुपया की योजनाएं हमने दी। वहां पर बीथो बांध नाम का एक सिंचाई योजना बना करके गया का जल प्रॉब्लम हम सोल्व करना चाहते थे। सब लोगों से मिलना जुलना, विकास का अनेकों काम किया। अगर विकास, अनुभव और योग्यता के आधार पर अगर वोट देने की बात होती तो आज गया के लोग हमारे खिलाफ भी वोट दिए हैं। जाके उनसे पूछिए कि जीतन मांझी के बारे में आपका क्या नजरिया है। लेकिन सर वो आप कह रहे हैं, हम वही तो चाहते हैं कि ईमानदार लोगों को, अनुभवी लोगों को वोट देना चाहिए। हार और जीत अपनी जगह है, संभव है, और संभव क्या ये सच है कि जो जीतते हैं उनके खिलाफ भी लोग वोट डालते हैं, जो हारते हैं उनके पक्ष में भी वोट आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं राजनीति की मांग अब है कि इससे थोड़ा आगे निकला जाए, तभी राज्य भी आगे निकलेगा, देश भी बढ़ेगा।
एकदम सच्चाई आप कह रहे हैं। 71 वर्ष आज हम लोगों की जमहूरियत का हो गया और अभी तक हम लोग अगर धर्म जात पात की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी की सफलता नहीं मानी जाएगी। डेमोक्रेसी की सफलता इसी में है कि हम कैंडिडेट को देखें कि कैंडिडेट योग्य है, अनुभवी है, कार्य कर सकता है, लोगों से मिलता जुलता है कि नहीं, भ्रष्टाचार में तो लीन नहीं है और व्यक्तिगत कुछ अवगुण है उसमें तो नहीं लीन है। एक आखिरी सवाल सर, सब सोच करके अगर जनता वोट करने लग जाए तभी पार्लियामेंट या विधानसभा स्वच्छ और बढ़िया हो सकता है। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी या कुछ पुनर्विचार करेगी? देखिए, अभी कहा ना, हम पहले ही कहा कि हम लोग अपने पार्टी स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं और तीनों चारों पांचों पार्टी हम लोग समीक्षा कर लेंगे। उसके बाद महागठबंधन के लोगों की बैठक होगी, बैठक में सारी बातें आएगी। उस बैठक में जो निर्णय होता है उसी के उपरांत कोई न कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि भाजपा और एनडीए के साथ किसी भी प्रकार से हम लोगों का कोई नया गठबंधन नहीं बन सकता है। हम लोग नया गठबंधन बनाएंगे जिसमें कि महागठबंधन का एनडीए को और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही जो गठबंधन होगा हम लोग काम करेंगे। बहुत शुभकामना आपको आपकी राजनीति के लिए और बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए और अपनी राय बेबाकी से जाहिर करने के लिए। बहुत। तो ये थे श्री जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, और अपनी हार को उन्होंने स्वीकारा है, लेकिन स्वीकारते हुए भी आरोप लगाने से वो नहीं बाज आए। उन्होंने कहा कि किन किन फैक्टर्स की वजह से वो हारे हैं, उसके लिए दोषी एनडीए है जिन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन इससे बचते रहे कि उनकी कमीज आखिर क्यों थोड़ी सी दागदार नजर आ रही है। उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, सभी जगह होता है। फिलहाल इतना ही खास मुलाकात में, और अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।